बहुत बुरा लगा था कि यार ये दोबारा जेआरएफ कौन लेता है, कि एक बार हो गया बस बहुत है और क्या। लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस करना अपनी यूनिवर्सिटी। अब दूसरी लिस्ट आई जेएनयू की, तीसरी आई, चौथी आई, 4 लिस्ट तक जेएनयू नहीं हुआ। वो 1.5 महीने बड़े कठिन गुजरे थे कि यार सीधा अगर फैक्ट पे आ जाएंगे। सरस्वती पांडे का नाम है, हिंदी साहित्य का वस्तु इतिहास। उसमें पहला ही लिखा है कि इस बार दलाल हिंदी हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी ने लिखी थी। अब ये गारसा दत्तासी कौन है, इस बार दलाल हिंदी हिंदुस्तानी क्या है। फिर अगले फिर उसके जस्ट बाद फैक्ट है, लगातार फेंकती है। तो आपको एक बेसिक समझ तो बनानी पड़ेगी ना। पहला अटेम्प्ट मेरा उसी टाइम 5 मार्च को था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तब मैंने जेआरएफ का पहला अटेम्प्ट दिया और फिर फाइनली जेआरएफ हो गया। उसके लिए मैंने मतलब अलग अलग सोर्सेज से तैयारी की थी। आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो टॉपर होते हैं अपनी तैयारी करते हैं। इसीलिए आज का जो पॉडकास्ट है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर विशाल, जिन्होंने नेट एग्जाम में AIR 1 रैंक हासिल किया है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं से ही कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी को किया था और आप उनकी इस तैयारी की जर्नी से कुछ सीख पाएँ। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ। तो विशाल, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होंगे देखने के लिए कि जो जिसका रैंक 1 आया है उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी। हम लोग अपनी शुरुआत जो बात की इसी से करेंगे कि जो शुरुआत थी तैयारी वो अपने कैसे शुरू करी, कैसे पता लगा पहले नेट के बारे में, पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं। भैया मुझे एक्चुअल में जेएनयू के बारे में पता नहीं था। ये फरवरी 2022 की बात है। तब मैं सोचता था कि क्या करूं। उसके बाद मेरी एक दोस्त मिली टेलीग्राम पे, उसने बताया कि जेएनयू की तैयारी करना बेटर होता है, क्योंकि मेरा उस टाइम बीए कंप्लीट होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि जेएनयू क्या होता है। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था एक्चुअल में कि जेएनयू होता क्या है। फिर मैंने जेएनयू देखा, यूट्यूब पे देखा कि अरे बड़ी शानदार संस्था है। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे जानकारी ली। फिर सबसे बड़ा सवाल की तैयारी कैसे करें। तो उसी टाइम 2022 में CUET MA के लिए आया था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सारी यूनिवर्सिटियों के लिए एक ही एग्जाम होना था। तो फिर ये नहीं पता था कि उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना क्या है, लेकिन ये था कि हिंदी साहित्य से ही देना है। तो हिंदी साहित्य के लिए फिर मुझे उसी दौरान एक भैया मिले यूट्यूब पे टेलीग्राम पे एक भैया मिले, सौरभ भैया नाम है उनका, BHU से है। तो उन्होंने मुझे CUET की प्रिपरेशन कराई, प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की। उन्हीं की मैंने कोचिंग ली थी CUET के दौरान। उसके बाद फिर जब CUET की कोचिंग ले रहा था मैं, तो उसके बाद सौरभ भैया भी टेस्ट सीरीज चलाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प जो टेस्ट सीरीज ने की वो हेमंत भैया की टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि वो 105 टेस्ट बनाते थे। 105 टेस्ट अगर आप CUET के लिए लगा ले रहे हैं, 40 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज और 65 टेस्ट के आसपास फुल टेस्ट। जब आप इतने टेस्ट सोल्व करके जा रहे हैं पेपर के लिए, तो आपकी तैयारी लगभग बेटर है, क्योंकि 100 टेस्ट लगाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर वो तैयारी की। तो जब जेएनयू दिया तो एक्चुअली मेरा जेएनयू हुआ नहीं था पहली लिस्ट में। फिर बड़ा निराश हुआ। तो उस टाइम सौरभ भैया ने मुझे बताया था कि नेट जेआरएफ ही करना चाहिए आगे। तो फिर मैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में लग गया। जब जेएनयू हुआ नहीं, तो फिर जब मैं हैदराबाद एडमिशन हुआ मेरा पहली लिस्ट में, तो मैं हैदराबाद में जाके तैयारी करने लग गया नेट जेआरएफ की। उसके बाद दूसरी लिस्ट आई जेएनयू की, तीसरी आई, चौथी आई, 4 लिस्ट तक जेएनयू नहीं हुआ। वो 1.5 महीने बड़े कठिन गुजरे थे कि यार हैदराबाद यूनिवर्सिटी, एक तो घर से 1200 किलोमीटर दूर, 25-32 घंटे लगते थे मुझे लगभग आने जाने में। 2 बार सफर किया था। तो एक तो इतना दूर, खाना वहाँ का अलग कि चावल खा रहे हैं, सावर खा रहे हैं, और यहाँ हमारे यहाँ प्रॉपर रोटियाँ खाते हैं। तो वो बहुत अलग माहौल था मेरे लिए, और वो बड़ी मुश्किल से कट रहा था। और एक होप भी थी कि जेएनयू का रिजल्ट आने वाला है, 4 लिस्ट आ गई, नहीं हुआ। फिर लगभग खत्म हो चुकी थी होप कि जेएनयू होगा ही नहीं अब, लेकिन 5वीं लिस्ट आई, फाइनली जेएनयू हो गया। और नए साल के दिन के 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, और नए साल के दिन मैं घर पहुंचा ये लेकर कि मेरा जेएनयू हो गया फाइनली। फिर जेएनयू हो गया। फिर 3 तारीख को जेएनयू आया। उस टाइम जेआरएफ की तैयारी लगातार चल रही थी, जेआरएफ की तैयारी की। फिर उसके बाद पहला अटेम्प्ट मेरा उसी टाइम 5 मार्च को था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तब मैंने जेआरएफ का पहला अटेम्प्ट दिया और फिर फाइनली जेआरएफ हो गया। उसके लिए मैंने मतलब अलग अलग सोर्सेज से तैयारी की थी। जैसे CUET के दौरान तो मेरा हिस्ट्री वाला बैकग्राउंड कवर हो गया था हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य मतलब जेआरएफ के 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 एक्चुअल में कम्युनिकेशन और इन सब टॉपिक से मिला होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो स्पेसिफिक डोमेन का होता है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के लिए CUET का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इकाई 1 से 4 के लिए, वो तो CUET के दौरान तैयार हो गया था। फिर इकाई 5 से लेकर 10 तक जो टेक्स्ट वाला हिस्सा है, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने अलग से टेक्स्ट को पढ़ा। कहानियां मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी थी, निबंध अच्छे से पढ़े थे, नाटक अच्छे से पढ़े थे। लेकिन ये था कि मार्च में अटेम्प्ट देना है, और उपन्यास बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उपन्यास में भी फिर धरती धरना, अपना जिंदगी नामा जैसे बड़े बड़े उपन्यास, झूठा सच, तो ऐसे उपन्यासों को पढ़ने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उनको, समरीज पढ़ ली थी, लेकिन जो छोटे छोटे उपन्यास थे उनको पढ़ लिया था।
और अन्य गद्य विधाओं में भी कुछ बड़ी बड़ी गद्य विधाएं उनको छोड़ दिया था, लेकिन जो जामुन का पेड़ है इनको पढ़ लिया था अच्छे से, उनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे ताकि अगर आए तो दिक्कत ना आए। फिर यहाँ के मुझे पता चला कि दृष्टि का जो टेक्स्ट वाला हिस्सा लास्ट में वो काफी अपडेट कर दिया उन्होंने। अच्छा। उसमें काफी अपडेटेड वर्जन है और उसमें लगभग सारी चीजें कवर कर ली गई है उस टाइम के हिसाब से, जब 2023 का जो पेपर बनता था। अब तो हालांकि टेस्ट से बहुत डीप में पूछने लगे वो लोग, लेकिन 2023 मार्च का जो पेपर बनता था। और पेपर 1 के लिए मेरा मैथ रीजनिंग पहले से ठीक था, क्योंकि उस टाइम जब 2019 में मेरा वो 12th कंप्लीट हुआ था, तो पहले मन था कि ग्रेजुएट वो कंपटीशन की तैयारी कर ली जाए, तो उस टाइम मैथ रीजनिंग पढ़ लिया था। और जब मैथ रीजनिंग पढ़ा तो मैथ रीजनिंग सही हो गया था। जीएस भी उसी टाइम पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे माइंड से निकल गया कि तैयारी वैयारी नहीं करनी है, सिर्फ मास्टर्स करना है। और जब जेआरएफ का पता चला कि बहुत सारा पैसा मिलता है तो एकेडमिक्स में जाना है, लगा कि एकेडमिक्स में जाना चाहिए। उसके बाद फिर पेपर 1 के लिए मैथ रीजनिंग पहले से तैयार था। फिर यहाँ के मैंने कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, 3 टॉपिक्स को केबीएस मैदान का कुछ हिस्सा यूज किया उसका। और फिर जो हायर एजुकेशन है, आईसीटी है और एनवायरनमेंट है, इसके लिए यूट्यूब से कंपाइलेशन देख लिए थे। कंपाइलेशन यानी कि जो फुल वीडियो होती है 3-3-4 घंटे की, हाँ मैराथन टाइप। हाँ मैराथन तो वो जो 12 घंटे की होती है, जैसे कंपाइलेशन की एक फैक्ट। अच्छा, वो जोड़ देते हैं कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग जोड़ देते हैं कि 10-12 वीडियो हुई उसको जोड़ के से अलग क्लास। हाँ मैराथन से अलग क्लास की टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक 3 घंटे की वीडियो है, उसमें से लगभग सारा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो गया। हायर एजुकेशन के लिए 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो है, उसमें वो ऐसी कुछ कंपाइलेशन देख लिए थे, छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे ब्लैक पेज में, क्योंकि व्हाइट पेज में फिर नोट्स बनाओ, फिर अलग से व्हाइट पेज खरीदो, फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ब्लैक पेज में जो रफ था उसमें आगे रफ वर्क करता था, पीछे नोट्स बना लेता था, ताकि उनको बार बार रिवाइज करता रहूं। तो उस टाइम का तो ये था। अब जब ये वाला दोबारा जेआरएफ देना पड़ा, क्योंकि एनटी का नोटिफिकेशन आया था कि दोबारा आपको जेआरएफ करना पड़ेगा, तो जेआरएफ घबराहट नहीं कि यार क्या है यार, दोबारा देना पड़ेगा, होगा नहीं होगा? बहुत बुरा लगा था कि यार ये दोबारा जेआरएफ कौन लेता है, कि एक बार हो गया बस बहुत है। और क्या? लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस करना अपनी यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर वो उनका अपना मामला है, तो दोबारा जेआरएफ देना पड़ा, फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ी। तो फिर तैयारी तो कुछ था नहीं, सब कुछ रिवीजन का मामला था कि पुराना जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है, अपने पुराने वापस नोट्स निकाल लिए, लेकिन उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, बस फिर लगभग हो गया। तो इसमें पता है नॉर्मली क्या रहता है लोगों का, जैसे आपका जो वो इतिहास वाला था पोर्शन वो तो कंप्लीट था, और ज्यादातर जिनका भी नहीं होता वो पता है क्या रहता है उनका, उन्होंने इतिहास अपने ग्रेजुएशन टाइम तक कवर ही नहीं किया होता। उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है वही सरल इतिहास से पढ़ा है, गोविंद पांडे और दृष्टि तो कभी पूरी पढ़ी ही नहीं होती है, तो उनका ये पोर्शन तो वैसे ही पीछे छूट जाता है और फिर बीच में कवर भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसी हिंदी वालों की ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया मैथ और रीजनिंग सही थी, नॉर्मली उनकी मैथ और रीजनिंग ऐसे रह जाती है, दे जाती है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कुछ? अगर ग्रेजुएशन टाइम वाली बात है तो मैंने ग्रेजुएशन में कभी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा। अच्छा। मेरा हिंदी सिर्फ वो जो लोकल लैंग्वेज हिंदी होती है जिसका सामान्य ज्ञान का लेके वो हिंदी थी। सिर्फ मैंने 2022 में हिंदी का पहली बार पढ़ा था कि हिंदी साहित्य में कबीर वगैरह वो डीप में जाके, तब मैंने 2022 में पढ़ना स्टार्ट किया था, तब जाके मैंने हिंदी पढ़ा। तो तभी मेरा हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह या सरल इतिहास की बुक मैंने एक बार पढ़ी है। रामचंद्र शुक्ल की बुक मैंने कम से कम 3 बार पढ़ी है। वो भी आगे हेल्प हुई थी रामचंद्र बुक से? बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जब सीयूईटी की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बुक एक्चुअल में गीता है, लेकिन उस टाइम उसकी तैयारी के लिए मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। बाकी अपने अपने लोगों का अपनी अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, वैसे तो शुक्ल की बुक इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं कि जो दृष्टि है या गोविंद पांडे है उनको पढ़े तो क्या स्किप कर सकते हैं उसको, शुक्ल की किताब को? नहीं, जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है उससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाता है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल का है उससे आपको एक डीप नॉलेज हो जाता है, डीप नॉलेज हो जाता है। अब आप सीधा अगर फैक्ट पे आ जाएंगे, सरस्वती पांडे का नाम है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसमें पहला ही लिखा है कि इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदी हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी ने लिखी थी। अभी गारसा दत्तासी कौन है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदी हिंदुस्तानी क्या है, फिर अगले फिर उसके जस्ट बाद फैक्ट ही फैक्ट है, लगातार फैक्ट ही है। तो आपको एक बेसिक समझ तो बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए तो जरूरी है, बिना उसके तो फैक्ट्स याद ही नहीं होंगे। या तो आपने ग्रेजुएशन में किसी की क्लासेस ली हो, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में ठीक ठाक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी, मतलब लगभग जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है ग्रेजुएशन में ठीक ठाक हिंदी साहित्य पढ़ा देता है जिनका हिंदी साहित्य था। लेकिन मेरा तो बैकग्राउंड था नहीं, तो मेरे लिए तो वही सार था कि रामचंद्र शुक्ल एक बार 2-3 बार अच्छे से पढ़ ली जाए, ताकि एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि आपको चीजों का कि कौन क्या था, कहाँ से क्या हो रहा है, वो चीजें इसलिए जरूरी है। और फिर ये वाले जेआरएफ के लिए एक्चुअल में क्या होता है, टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट के लिए मैं लगातार टेस्ट बुक ऐप है उसके टेस्ट फॉलो करता था पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। आप यूथ कंपटीशन भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों लगभग बराबर ही है। यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर पेपर 1 की बुक आती है, या फिर टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगा लीजिए, दोनों लगभग बराबर ही है। उसके अलावा हिंदी के लिए मैं टेस्ट फॉलो करता था हेमंत भैया। हाँ, हेमंत भैया 10 टेस्ट बनाए थे और लास्ट के 10 ही दिन बचे थे,
क्योंकि तैयारी वो जब उस पड़ाव पे आ जाती है कि लगभग हो चुका है, लेकिन क्या करें, टेस्ट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट से आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, लगातार फीडबैक मिलता रहता है। इससे अतिरिक्त कोई कोचिंग करी थी आपने? नहीं, कभी कोई कोचिंग नहीं की। सीयूटी के दौरान कोचिंग की थी सौरभ भैया की, लेकिन जब जेआरएफ के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं की। लगभग सारा सेल्फ से था, टेस्ट से था और रिवीजन था। और मैं ये पूछ रहा था कि जब टेस्ट फर्स्ट पेपर की थी, आपने ज्यादातर कितने टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे फर्स्ट पेपर के? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने फर्स्ट टाइम पे एक्चुअल में मेरा 5 मार्च को पेपर था, और मैं जब आया था यहाँ पे तो 3 जनवरी को आया था। उसके बाद फर्स्ट पेपर पहली बार देखा, क्योंकि हैदराबाद में तो मैंने नहीं देखा था फर्स्ट पेपर। देखा तो मेरी जो थिंकिंग होती है वो रिवर्स इंजीनियरिंग की थिंकिंग होती है। मैंने काफी यूट्यूब चैनल से सीखा है ये चीज़ कि रिवर्स इंजीनियरिंग यानी पहले टेस्ट लगाओ, फिर एनालिसिस करो कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं, उसके बाद उन टॉपिक को पढ़ लो। अगर टॉपिक आते हैं जैसे मैथ रीजन, आपको पूरा एक सिलेबस का आइडिया तो होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पेपर 1 के लिए पूरी थिंकिंग रिवर्स इंजीनियरिंग की थी कि पहले टेस्ट लगाओ फिर पढ़ो, फिर टेस्ट लगाओ फिर पढ़ो। टेस्ट में जो टॉपिक गलत हो रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे ये पता चल गया कि इन्वायरमेंट मेरा खराब है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो उस दिन अगले ही दिन जाके 3 घंटे की कंपाइलेशन देख लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, ताकि अगली बार इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन आए या बहुत डीप में ना आए लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी एक्चुअली। इस तरीके से करते थे। और मैथ्स के लिए और रीजनिंग तो आपकी पहले से थी ही। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप बेसिक जो एवरेज होता है, परसेंटेज होता है और अनुपात होता है, इन तीनों का बेसिक नॉलेज ले लीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस होती है, आदित्य पटेल सर करके हैं बिनर्स इंस्टीट्यूट के, वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, मैं उनको प्रेफर करता हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन उनके लिए जैसे पेपर 1 का टेस्ट लगाया, क्वेश्चन आया कि 2 नावें विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों नाव कितनी दूर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इतना पता चल गया कि ये नाव का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। आप नाव की वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की छोटी वीडियो, क्योंकि नेट जेआरएफ में बेसिक से क्वेश्चन आते हैं 10वीं तक के लेवल के, 1 घंटे 1.5 घंटे की यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए बोट एंड स्ट्रीम, उसको सीख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के बनने लगेंगे, और इतना घबराना भी नहीं। अगर नहीं बने तो 145 मतलब 5 नंबर का डीआई तो बचे 145, 3-4 नंबर का मैथ, 142, 143, 141 के आसपास क्वेश्चन बचेंगे आपके पास, उसमें तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं ना, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो वो 9 नंबर 8 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब पेपर 2 पे हम लोग बात कर लेते हैं डीप में थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली हम तो ऐसे ऊपर ऊपर से बात करके चले जाते हैं, तो यूनिट वाइज ही कर लेते हैं। पहला जो यूनिट है भाषा वाला, वो कहाँ से तैयार किया था? भाषा वाला यूनिट सरस्वती पांडे से पढ़ा था, उसी को लगातार पढ़ा था बस। नॉर्मली लोग दृष्टि करते हैं, अपने उससे करा था दृष्टि। हाँ, मैंने सरस्वती पांडे से। दूसरा तो वैसे ही हो गया था। तीसरी यूनिट आते वैचारिकी की, वो वैचारिक पृष्ठभूमि, जैसे मेरा एक्चुअली ये था कि 2019-20 में मैंने जीएस की तैयारी की थी। वैसे तो तीसरी जो यूनिट है काव्य शास्त्र की, मैंने वैचारिकी बोल दिया। हाँ, लेकिन वैचारिक जो काव्य शास्त्र की है, तो काव्य शास्त्र के लिए तो मैंने सरस्वती पांडे ही फॉलो की थी। सरस्वती पांडे का लास्ट वाला हिस्सा, और दृष्टि में जो काव्य शास्त्र का लिखा है, हिंदी वो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसके आगे लेखकों के नाम दिए, उनके जन्म स्थान दिए कि वो कहाँ से हैं, और उनकी कुछ पुस्तकों के नाम दिए हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जन्म स्थान दिया, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र में वो लेखक कहाँ से हैं, उनकी पुस्तकें क्या क्या है, और उन्होंने किस पे विचार किया। इतना बेसिक क्वेश्चंस, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा अगर डीप में जाएंगे, अब हालांकि डीप में जाने तो डीप में जा रहे हैं, बहुत डीप में जा रहे हैं, तो उसके लिए तो मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा ये था कि काव्य शास्त्र तो समझ से परे है उसको क्या करूंगा मैं, ऐसे किसी ने समझाया भी नहीं। यहाँ के भी मैंने मास्टर्स हिंदी पढ़ा नहीं, हिंदी अनुवाद पढ़ा, तो हिंदी अनुवाद में काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर वगैरह हम लोग नहीं पढ़ते हैं आमतौर पर। हम लोग अनुवाद की क्या क्या भूमिका हो सकती है, अनुवाद का क्या क्या इतिहास है, अनुवाद कैसे होता है, और किस किस भाषाओं में अनुवाद मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, मशीनी अनुवाद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, ये पढ़ते हैं। तो काव्य शास्त्र का पोर्शन तो छूटा हुआ ही था। तो ये था कि पांडे से और दृष्टि से जिसको काव्य शास्त्र की मतलब बेसिक समझ चाहिए वो इतना पढ़ ले, और डीप के लिए इसके मुझे कोई जानकारी नहीं डीप। और अगले पे चलते हैं, वैचारिकी वाला पोर्शन। वैचारिक के लिए जैसे मैंने बताया कि मेरा जीएस पहले से स्ट्रॉन्ग था, मतलब 2019 के टाइम पे मैंने जीएस हिस्ट्री पॉलिटी कुछ पढ़ लिया था। हिस्ट्री का जो वैचारिक होता है, और फिर यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे आके समाजवाद का कुछ जानने को मिला, लेकिन गांधीवाद का जानने को मिला, राम मनोहर लोहिया। ये जेएनयू ऐसा कैंपस है जो आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा दे देता है। तो जो इतना नॉलेज मिला, इतना सारा नॉलेज मिला, वो वैचारिक पृष्ठभूमि में हेल्प किया। वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको सोचना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन आया कि राजा राम मनोहर राय, मतलब राजा राम मोहन ने बहुदेववाद का समर्थन किया, या फिर राजा राम मोहन ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि उस टाइम की परिस्थितियां कैसी थी। अगर आपको हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है, जो कि आप 10वीं तक पढ़ते हैं, उस टाइम की परिस्थितियां कैसी थी, उससे अनुमान लगाना पड़ेगा।
और बाकी फिर वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए दृष्टि का जो हिस्सा है उसको पढ़ लीजिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और कोई डीप में अगर कोई बता सके तो मतलब, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रही कि बेसिक जो क्वेश्चंस, जिस लेवल के क्वेश्चंस एनटीए ने लगातार पूछे हैं, मैंने एक्चुअल में 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हर एक पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया है। सिर्फ पेपर के क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी एनालिसिस किए हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सेजाबाई किस संप्रदाय से थी, तो बहुत सारे संप्रदाय आ गए, मैंने हर संप्रदाय को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिया, उसके 2-3 पॉइंट बना लिए। 2-3 पॉइंट ही जरूरी है कि आपके पास 2-3 पॉइंट हो, उसमें आप एक कमांड कर सकें, सोच सकते हैं उसके सोच सकते हैं। हाँ, और ज्यादातर भाई थिंकिंग करिए कि आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका अपने आप नंबर बढ़ने लगेंगे। तो मैंने पहला टेस्ट लगाया था तो मेरे 28 नंबर थे। सीईटी के लिए जब मैंने जेएनयू की तैयारी के लिए 100 में से मेरे 28 नंबर थे, और मेरा आखिरी टेस्ट जो था उसमें मेरे 93 नंबर थे। तो टेस्ट लगातार लगाने पड़ेंगे, उससे क्या फीडबैक मैकेनिज्म मिल जाता है ना, कि आप लगातार तैयारी करते रहते हैं। हालांकि कई लोगों की प्रोसेस होती है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने पूरी पांडे पूरी पढ़ ली, उसको रटी हुई है, मतलब पूरी पांडे तो नहीं लेकिन उसको बहुत सारे हिस्से रटे हुए हैं, वो टेस्ट बहुत कम लगाता है, उसका भी जेआरएफ हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक ही सोच से चलिए, मतलब एक ही तरीके से, एक ही गाइडेंस से चलिए। सबकी अपनी अपनी प्रोसेस होती है, अपने को जानिए पहले कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा वैचारिक पृष्ठभूमि हो गया। 5वां टेक्स्ट वाला हिस्सा है। तो टेक्स्ट को तो पहले बताया मैंने कि टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। कहानी, निबंध, नाटक और कहानी, निबंध, नाटक को तो अच्छे से पढ़ ही लीजिए। आपने कितनी बार पढ़ा था कहानी, निबंध, छोटे-छोटे? एक बार ही, सबको एक बार? हाँ, सबको एक बार पढ़ा, और इतना समझ आ गया कि जो पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि इनसे मतलब इनसे जो क्रम जमाना पूछ रहे हैं, जैसे कोई कहानी है कोशिका गढ़वाल, उसे क्रम पूछ रहे हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और इन कथनों को क्रम से लगाइए। या फिर कोई, अब तो उपन्यास में भी क्रम से पूछने लगे, तो उपन्यास के भी कम से कम, अगर पूरा उपन्यास नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि होता है कई लोगों के पास कम टाइम होता है, अगर पूरा टाइम है तो पढ़िए अच्छे से, पूरे उपन्यास पढ़िए। अगर कम टाइम है आपके पास, जैसे दिसंबर वाला ही जेआरएफ देना, अभी दिसंबर में है, तो उपन्यास के कम से कम आगे 50-60 पेज तो पढ़ लीजिए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि जेआरएफ के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, उसकी समरी पढ़ सकते हैं, तो ये ज़्यादा जरूरी है। और अगर टाइम है, जैसे मेरे पास बाद में टाइम था, तो फिर मैंने उपन्यास भी पढ़े कुछ, तो वो कर सकते हैं अगर टाइम है तो। कविताएं मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो कविताओं में मेरी बत्ती गुलती एक्चुअल में। मेरा भी सेम है, मेरे को कविता अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि आगे का जो आंगन के पार द्वार है तो क्या है, ब्रह्म राक्षस तो भाई साहब। हाँ। उसको पढ़ के तो मुझे लगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अंधेरे में ठीक ठाक डीप है, तो ये जो कविता है बड़ी मुश्किल से समझ आती थी। लेकिन नेट जेआरएफ पे जो सिलेबस होता है वो एक्चुअल में मांग इस चीज की करता है कि आपकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। एक्चुअल में ना एनटीए वालों ने, मतलब ये मैं विवादास्पद मुद्दा उठा रहा हूँ, पहले जो था कि आप रिटर्न होता था, पहले ऑब्जेक्टिव भी होता था, रिटर्न भी होता था, वो ज्यादा बेटर था कि आपकी फैक्चुअल प्लस जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होकर आ जाती थी कॉपियों में। लेकिन अब क्या पूरा फैक्चुअल होता है, तो आपको उसी हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसा वो पूछेंगे उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो कविताएं क्या करिए कि जो छोटी छोटी कविताएं हैं, जैसे नागार्जुन की है कि बादल को गिरते देखा है, या फिर कालिदास, जो छोटी छोटी कविताएं हैं उनको तो स्पेसिफिक तैयार कर ही लीजिए। जैसे सतपुड़ा के जंगल है, इनको आप स्पेसिफिक तैयार कर सकते हैं, इनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं कि जैसे अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, तो कहाँ किसको भिड़ते देखा है, किसको चिढ़ते देखा है, वो क्रम बना लीजिए। जैसे महादेवी वर्मा के कुछ गीत हैं, वो छोटे छोटे गीत हैं, उनके क्रम जमा लीजिए, क्रम बना लीजिए, उससे आपकी लगातार तैयारी होती रहेगी। और ये घबराइए मत कि कविताएं छोड़ दी या ये छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कविताओं पे, दृष्टि से आपने पढ़ लिया है, थोड़ी समरी पढ़ ली है, तो चीजें आपकी लगभग तैयार हो गई हैं। और ये जो कविता को डीप में जाके पढ़ना, ये फिर बहुत वो जो क्वेश्चंस नहीं आते कि बहुत डीप में पूछ लिया। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा था जून वाले में जो पेपर कैंसिल हुआ, उसमें पूछा था कि असाध्य बीड़ा में निम्नलिखित कथनों को क्रम से जमाइए। ओ शरण्य, और जो आते हैं ना असाध्य बीड़ा में जो वाक्य आते हैं, ओ शरण्य, ओ विशाल तरु, अब इसको 5 दिए और उनको क्रम से पूछ रहा है। पूरी असाध्य बीड़ा एक तो कविता याद रख पाना, और फिर उसमें भी ओ शरण्य कब आया, और वो भी क्रम से जमाना कि ओ विशाल तरु कहाँ से आया। तो ऐसे डीप में क्वेश्चन पूछने के लिए तो फिर आपको कितना ही आता हो नहीं बनेगा। इसीलिए कट ऑफ 150 में से 95-99 पे सिमट जाता है। 50 क्वेश्चन वो इसलिए होते हैं ताकि आप मैनेज कर सके, चीजों को बना सके, इसलिए। और नाटक का पोर्शन, नाटक कैसे लगते थे पढ़ने में? नाटक जब स्टार्टिंग में था तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त बहुत खराब लगते थे, ऐसा लगता था कि यार स्कंदगुप्त की लैंग्वेज कैसी है। लेकिन जब धीरे धीरे संपर्क में रहा, मेरे जो प्रोफेसर है नवीन सर,
उनका उनका जो भाषा शैली है, जो बोलने का तरीका है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब बता दिया कि हिंदी साहित्य को लगातार मतलब हिंदी को पढ़ने का तरीका कैसा करना चाहिए। और वो जो कविताएं पढ़ाते हैं, वो उनको कविताएं बोलना बहुत अच्छी आती है, वो काफ़ी अच्छी कविताएं बोलते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी कविता पाठ करते हैं। तो उससे लगा कि यार कविता हम भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नाटक के लिए एक्चुअल में फिर मैंने संस्कृत में जाने की कोशिश की, मतलब जो संस्कृत में हिंदी होती है उसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैंने हिंदी तो पढ़ी नहीं थी। और हिंदी के लिए जो संस्कृत में हिंदी होती थी, फिर मैंने डीप में जाने की चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त को भी पढ़ा और लगभग नाटक तैयार कर लिए थे। और नाटक में जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस तैयार कर लिए थे। खुद के क्वेश्चंस बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चंस मत बनाइए, नाटक जैसे पढ़ रहे हैं आप। और नाटक के बाद एक बार नाटक पढ़ लिया, फिर दृष्टि का टेक्स्ट वाला हिस्सा पढ़ लिया, और टेक्स्ट वाले हिस्से में बगल में लिख लीजिए, थोड़ी सी जगह तो बचती है, या फिर एक कॉपी ले लीजिए इतनी सी, सफ़ेद पेज की, काले पेज की, जो भी आपको बेटर लगे, उसमें लिख लीजिए आपके नाटक के रिलेटेड थोड़े बहुत कथन कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया है, और बाकी इसको रिवाइज करते रहिए। और दृष्टि का टेक्स्ट वाला हिस्सा लगातार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपकी मतलब जो तैयारी है वो लगातार बनी रहेगी। खुद के क्वेश्चन बनाने से मतलब, खुद के क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब? खुद के क्वेश्चन बनाने का मतलब, जैसे एक क्वेश्चन मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आया कि पिछली बार आया कि मतलब जब 2022 का पेपर था, तो उसमें आया कि महादेवी वर्मा का एक गीत है, उसके क्रम पूछे थे। तो उसके क्रम पूछे, मुझे वो गीत अभी याद नहीं आ पा रहा एकदम से, तो उसका क्रम नहीं पूछे थे, उसमें एक्चुअल में पूछा था महादेवी वर्मा के गीतों में इनमें से किस पंक्ति का उपयोग किया गया। और लास्ट की पंक्ति यही थी कि शायद वो गीत मुझे याद नहीं आया, नीरव जलने दो या फिर ऐसे कुछ, तो उसमें लास्ट की पंक्तियां पूछी थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूरी जो मतलब एक गीत की जो एक पैसेज होता है, मतलब जो मैं पैसेज कह रहा हूँ उसको, एक गीत का एक वाक्य होता है, मतलब एक पैसेज होता है, फिर अगला पैसेज, फिर अगला पैसेज, तो पैसेज की आखिरी पंक्तियां उन्होंने पूछी थी कि इनमें से किस पंक्ति का जिक्र इस गीत में नहीं है, वो का एलिमिनेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हैं कि इन गीत की पंक्तियों को क्रम से जमाइए, पूछ ही सकता है, लेकिन नहीं। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा कि पर्वत समुद्र नाग वृक्ष, जो पद्मावती से पूछा, इसमें किस मास का वर्णन है, किस मास का वर्णन है, तो वो सावन था। अब अगला क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि जो मास वर्णन है, जो जितने मासों का वर्णन है, उनमें 4 मास के नाम दे दें, मतलब 4 पंक्तियों के नाम दे दें, और आगे दे दें कि सावन भादो आषाढ़ सावन, और बोल दें कि इनको मतलब सुमेलित कीजिए कि इनमें ए से बी से लगता है, बी से सी लगता है, पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कुछ अपनी तरफ से भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा, लगातार सोचना पड़ेगा, इससे आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। यूनिट 10 की जो आत्मकथाएं लगी पड़ी, वो तो शायद आपने स्किप करी होगी, थोड़ा समरी करके कर लिया होगा तैयार। हाँ। वैसे अब ट्राई किया उन आत्मकथाओं को पढ़ने का? नहीं, अब मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये अभी अब ये इसमें तो प्रेशर ये था ना कि एक तो 4th सेमेस्टर अनुवाद में लगातार हम लोग पढ़ते रहते थे, 3rd सेमेस्टर में वही गुजर गया, और फिर 1st सेमेस्टर में JRF हुआ, 2nd सेमेस्टर में, क्योंकि अनुवाद की जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, आपको चीजें लगातार पढ़नी पड़ेगी, क्लासेस लगातार होती है, JNU जैसी संस्था में क्लासेस ना हो तो फिर संस्था का क्या मतलब। तो क्लासेस रेगुलरली होती है, हमारे टीचर ने एक भी क्लास नहीं छोड़ी और हमने भी एक भी क्लास नहीं छोड़ी, मतलब मैंने रेयरली 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में छोड़ी है, 4th सेमेस्टर में क्लासेस ना के बराबर छोड़ी है। तो अब क्लासेस लगातार कॉन्टेक्ट में रहें, फिर उनको भी पढ़ें, तो फिर टेक्स्ट वाला हिस्सा पढ़ना लगातार जटिल हो जाता है कि यार अब फिर उसको अलग से पढ़ें, तो बहुत इतना टाइम होता भी नहीं है, क्लासेस का पढ़ो कि टेक्स्ट का अलग से पढ़ो। तो फिर जब पता चला कि मई में मास्टर्स का पेपर कंप्लीट हुआ, तो अब जून में JRF है, 18 जून को पेपर था। 1 महीने में आप नया टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में नया टेक्स्ट पढ़ने बैठेंगे। अब शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में इतनी मोटी किताब है, आप उधरी इतनी मोटी किताब है, उसको कम से कम 3-4 दिन 5 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। और 5 दिन पढ़ने के बाद भी अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप उधरी में कहे गए कथनों को क्रम से जमाइए, तो फिर किसी से नहीं बनेगा, मुझसे क्या किसी से नहीं बनेगा। तो वो चीज है कि लास्ट का अगर 1-1.5 महीना बचा है तो बड़े बड़े टेक्स्ट को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए टेक्स्ट को अच्छे से, मतलब टेक्स्ट की जो समरी है, उसके जो पात्र हैं, पात्र पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, पात्र को, समरी को लगातार अच्छे से पढ़ लीजिए। गूगल से पढ़ सकते हैं, दृष्टि के टेक्स्ट से पढ़ सकते हैं, दोनों से पढ़ सकते हैं, गूगल दृष्टि टेक्स्ट दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले एग्जाम हॉल की। जब एग्जाम हॉल में आप एंटर करें अपनी सारी तैयारी करने के बाद, तो वो कैसा अनुभव था वहाँ का? पहले तो जब पहली बार मैंने दिया था तो ऐसा था कि एक्चुअल में पहली बार का किस्सा बड़ा अनोखा है कि मतलब पहली बार जब मैं JRF देने इंदौर गया था, तो बहुत दूर था, इंदौर काफी दूर था, तो यहाँ से JRF देने गया। फिर लगा कि यार आप मतलब उस टाइम लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा। 1st सेमेस्टर था, नया जो वो था ना कि होगा कि नहीं होगा। इस बार ऐसा था कि इस बार इतनी घबराहट नहीं थी, इस बार था कि JRF तो है ही, फिर से JRF हो जाएगा, क्योंकि लगातार टेस्ट लगाए थे मैंने। एक्चुअल में 27 को पेपर था, तो 25, 23, 21, 19, 17 5 दिन फुल टेस्ट लगाए थे।
उसके अलावा डेली हेमंत भैया के टेस्ट तो लगा ही रहा था, 10 टेस्ट मिले थे, तो 10 टेस्ट तो 10 दिन लास्ट बचे थे, 10 दिन ही मिले थे। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, हेमंत भैया की जो टेस्ट सीरीज है काफी ज्यादा फेमस है जेएनयू के अंदर, लगभग हर बच्चे यहाँ पर जानते हैं। हेमंत भैया एक जाने माने नाम है जेएनयू के अंदर, तो उनकी जो टेस्ट सीरीज है काफी फेमस है, ये उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में उनके 2022 से लेकर 2024 तक जितने सिलेक्शन हुए 3 बैच में 39 प्लस 20 ये, यानी कि लगभग 150 बच्चों में से 103 बच्चे उनकी टेस्ट सीरीज से आए अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि जेएनयू में उनका क्या मतलब क्या वो होगा ओरा। डीयू वाले भी जानते हैं भैया को तो। हाँ, डीयू में तो फिर जाते हैं, मतलब बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे जो यहाँ आते तो हैं है ये। क्योंकि ये देश के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, इससे आगे फिर आप कहाँ जाओगे? सही बात इससे आगे फिर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाओ, तो वो चीज़ है। तो उनके टेस्ट सीरीज लगाए थे और लगातार टेस्ट को फॉलो किया था। टेस्ट मतलब मेरी जो तैयारी का, मेरे किसी भी तैयारी का अब तक जितनी भी मैंने तैयारी की है, मेरी जो तैयारी का जो बेसिक है वो है टेस्ट और रिवीजन। टेस्ट लगाइए, जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको जाके पढ़ लीजिए, उनके चैप्टर को पढ़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी रचना कबीरदास की है, कबीरदास की तो हालांकि एक ही है बीजक। जैसे नॉर्मली धर्मदास की रचनाएं पूछ ली, या फिर मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं पूछ ली, क्रम जमाना पूछ लिया, तो आपको मैथिली शरण गुप्त को जाके, अगर आपका गलत हुआ है वो क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त को पूरा अच्छे से पढ़िए। इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर पाए, लेकिन जितने क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन आज कर लीजिए, अगले 20 क्वेश्चंस कल कर लीजिए, 2-3 दिन में लगातार टेस्ट लगाते रहिए, जिससे आपकी रिपीटनेस या जो प्रभावशीलता है वो निकल कर आएगी। तो जब आप पहुंचे एग्जाम हॉल पे, थोड़ी घबराहट हो रही थी ये सब, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये था कि कई बच्चे जाके सो जाते हैं। हाँ। मेरे आसपास काफी बच्चे सोए हुए थे यूं करके। हाँ, ये था, और मेरे माइंड में चलता रहता। मेरे माइंड में ना एग्जाम हॉल पे जाके ना एक्चुअली में काफी संघर्ष भरा सफर रहा है यहाँ तक आने का, कि घर वालों के पास पैसे नहीं होते थे कोचिंग की तैयारी के लिए, क्या करें, दोस्तों से उधार लिए, तो ऐसा वैसा करके काफी संघर्ष भरा सफर रहा है। मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, अभी भी बहुत मेहनत करते हैं। अब तो उनको नहीं करना चाहिए, काफी एज हो गई है, लेकिन मैं अभी तो नहीं कमाता, हम 3 ही हैं घर में, तो वो चीज़ है। तो ये था कि जब मैं पेपर वहाँ बैठा हूँ एग्जाम हॉल पे, और जो आधे घंटे का टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 45 मिनट का, तो उस टाइम ये सोचते रहता था कि यार घर वाले कितनी मेहनत करते हैं ना, और आपके पास ये 3 घंटे ही हैं आपकी मेहनत को साबित करने के। तो वो जो 3 घंटे आपके घर वालों की मेहनत जो माइंड में आती है ना, फिर उस टाइम जो टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपके माइंड में कुछ नहीं आता, फिर वो टेस्ट आता है, फिर वही आता है। कई लोगों के माइंड में चलता रहता है, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके माइंड में चलता रहता है कि यार टेस्ट के टाइम हम भटक जाते हैं। लेकिन जब आप इस मोटिवेशन के साथ जाएंगे कि आपके घर वालों ने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, इस टेस्ट को देने के लिए आपने कितना पसीना बहाया है, रात रात जाके लाइब्रेरी में पढ़ा है, दिन में क्लासेस होती हैं, रात में जाके आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम उस दौरान, और फिर खाना पीना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कि घर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे होते हो, तो उस टाइम आपको याद करना एक बार जरूरी है, क्योंकि उस टाइम अगर ये चीज़ें याद रहेंगी ना, पेपर आपका बेस्ट जाएगा। मैंने इतने पेपर दिए, मेरा कोई भी पेपर बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा यही आता है कि यार कितनी मेहनत मैंने की और कितनी मेहनत घर वाले कर रहे हैं, कितनी मेहनत, मतलब कितनी सारी चीज़ों से होके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो ये 3 घंटे क्यों खराब करूँ अपने, बात क्या करूँगा आराम से। क्योंकि जब मैंने सीयूईटी का पेपर दिया था, मुझे बहुत तेज जुकाम था। एक्चुअली में मेरा जुकाम इतना हैवी था, जुकाम बुखार, मैं ग्वालियर गया था पेपर देने घर से दूर, तो जुकाम बहुत हैवी था। मुझे लग रहा था कि यार जब पेपर में बैठा, बहुत तेज ऐसे नाक बह रही है, रुमाल लगातार, और फिर लगा कि यार यही 2 घंटे हैं उसके बाद फिर जुकाम फिर से हो जाएगा, फिर से सुधार लेंगे, लेकिन नहीं। तो वो 2 घंटे थे, तो लगातार ये सोचिए कि यही आपके पास 2 घंटे, जैसे वो डायलॉग नहीं चक दे इंडिया का कि आपके पास यही 90 मिनट है, तो बस आपके पास यही 3 घंटे हैं जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं अपने जीवन का। तो वो चीज़ है बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है कि लगातार टेस्ट सोल्व करिए। क्योंकि अब जो पेपर 1 का टेस्ट, मतलब जो दोनों पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं, कोशिश करिए कि दोनों पेपर 2 घंटे 20 मिनट 30 मिनट में सोल्व हो जाए। क्योंकि वहाँ पे जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, और ये भी कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सोल्व कीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर सोल्व कीजिए, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहाँ पे जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसमें इस बार तो क्या हुआ कि पहली बार मैंने पैसेज का क्रम ऐसे देखा कि पैसेज थे, आधा पैसेज इधर लिखा है, आधा आपको स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा है, फिर बड़ा पैसेज है तो आधा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ रहा है, ऐसे प्रश्न लिखे, प्रश्न को भी स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ रहा है। आपको इतना ध्यान कैसे रखेंगे? एक तो पूरा पैसेज पढ़ा, फिर आपको ये ऑप्शंस भी ध्यान रखने हैं। तो मेरा ये था कि मैं एक वो रफ शीट तो मिलती है वहाँ पे, तो उन्हें पॉइंट लिख लेता था कि जैसे 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, तो पहला एलिमिनेट कर दिया, दूसरा एलिमिनेट कर दिया, ऐसे याद रखता था ताकि वो चीज़ें याद रह जाएं, ताकि पैसेज गलत ना हो। और इस बार का पैसेज काफ़ी टफ था। इस बार के पैसेज में 10 में से, मतलब अगर आपके 8-9 नंबर आ रहे हैं, बेटर है, बहुत बेटर है। तो वो मेरे थे 9 नंबर, तो हाँ। वो चीज़ है। तो पहले कौन सा पेपर सॉल्व किया, 1 या 2? पहले आमतौर पे मैं जैसे देख लेता हूँ कि किस पेपर में मुझे सुविधा है। पहले मेरे को पेपर 2 में आमतौर पे सुविधा होती है, क्योंकि आपका वो डोमेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन पेपर 1 में मेरा अच्छा है।
पेपर 1 में मेरा मतलब मैं टेस्ट लगाता था तो मेरा पेपर 1 में लोएस्ट स्कोर 29 था। ये मैं बाद में बताऊँ क्योंकि उस टाइम पेपर से पहले आप किसी दोस्त को बता देते हैं तो वो समझता है कि ये तो यार डींगे मार रहा है। लेकिन अब बता रहा हूँ कि पेपर 1 में मेरा लोएस्ट स्कोर 29 था जितने भी टेस्ट लगाए मैंने। हाईएस्ट मेरा 42 था, अभी मेरा 37 स्कोर आया है। तो वो चीज़ थी, तो पेपर 1 मेरा तैयार था। तो पहले पेपर 2 मैंने काफ़ी सोल्व कर लिया था। एक्चुअल में ना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं एक नॉर्मल ट्रिक यूज करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन 30 सेकंड में आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के निकल जाओ। अच्छा। क्योंकि आप अगर उस पर अटके रहोगे तो आपका एक तो टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, अगला जो क्वेश्चन आपके जो फ्लो में थे आप वो भूल जाएंगे। और जब फ्लो टूटता है तो अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप फ्लो में हैं 30 सेकंड 40 सेकंड में बना तो ठीक है, नहीं बना तो अगला निकल जाइए। ऐसे मैंने डीआई के साथ किया था। डीआई को तो आपको लंबा बनाना पड़ता है, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं अगर 30 सेकंड में या 1 मिनट में बना, मैथ के क्वेश्चन उसके लिए कम से कम 1 मिनट तो दीजिए। अगर 1 मिनट में बना तो ठीक है, नहीं बना तो आगे निकल जाइए, क्योंकि और भी अच्छे क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए अगर आप उसी में अटके रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो लगभग हमने सारी बातें तो कर ली है। अगर आपकी तरफ से कुछ रह गया हो, कुछ बोलना हो, मेरे हिसाब से मैंने सारे सवाल पूछ लिए हैं। मेरी तरफ से एक ही चीज़ है कि सिलेबस, PYQ, टेस्ट और रिवीजन, ये 4 चीज़ें किसी भी तैयारी का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए। ये 4 चीज़ें आपको दृष्टिकोण देती है, दिशा देती है, आपकी तैयारी को मतलब मजबूत कर देती है, मजबूत नहीं दक्ष कर देती है। ये 4 चीज़ें करिए। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी होती है आपके लाइफ में। गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया या फिर अलग अलग टाइप की नेगेटिविटी, घर वाले परेशान है, अपनी हेल्थ इश्यूज, ऐसा मेरे साथ हुआ एक्चुअल में। जब मैं JRF का पेपर आया मई में तो यार दोबारा JRF कौन दिलवाता है यार। लेकिन मैं बहुत मतलब ऐसे बहुत मूड खराब हो गया था यार। JNU का अपना एंट्रेंस होता अनुवाद का तो बेटर था, लेकिन अब दोबारा JRF आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज़ है कि तो नेगेटिविटी से दूर रहिए लगातार। आपकी नेगेटिविटी आपको मतलब आपको ही कमजोर करेगी, किसी दूसरे को नहीं। लड़िए झगड़िए मत, क्योंकि छोटी सी बात को अगर छोटे में निपटाया जा सकता है तो वो सबसे बेटर है। बाकी फिर खुश रहिए। लेकिन मैं बहुत हंसता गुस्सा रहता हूँ, मतलब हंसी खुशी मेरे चेहरे पर लगभग हमेशा रहती है। खुश रहिए। डिमोटिवेशन तो होता ही है, लगातार होता है। अगर टेस्ट लगा रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी 28 से 93 तक गए हैं। तो कम आते हैं, स्टार्टिंग में तो कम आएंगे जब आपने पूरा पढ़ा नहीं है। और ये भी मत कहिए कि पूरा पढ़ने के बाद ही टेस्ट लगाएंगे। कुछ लोग कर सकते हैं जिनकी अपनी क्षमताएं अलग है, लेकिन कुछ लोगों की, जैसे जो मेरे जैसे लोग हैं या जो बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको मतलब बहुत बेसिक नॉलेज है, वो पहले पढ़िए फिर टेस्ट लगाइए, पहले पढ़िए फिर टेस्ट लगाइए। अब जैसे कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे हमने कहानियाँ पढ़ ली, अब कहानी की टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? उपन्यास पढ़ लिया, उपन्यास के टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? निबंध पढ़ लिए, उसके टेस्ट कहाँ से लगाएंगे? तो पहले तो टेस्ट बुक में कुछ टेस्ट मिल जाते थे, लेकिन वो एक टेस्ट होता था कि निबंध, गद्य खंड एक टेस्ट, कहानी एक टेस्ट। अभी हेमंत भैया बना रहे हैं, 65 टेस्ट है उनके। उसमें लगभग 4 कहानी के हैं, 4 निबंध के हैं, 4 नाटक के हैं, 4 उपन्यास के हैं और 4 अन्य गद्य के हैं। अब इतने टेस्ट आप लगा लेंगे, उसके बाद कम से कम 30 के आसपास फुल टेस्ट है। इतने टेस्ट लगा ली, हिंदी आपका तैयार है। इसके आगे आप कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। और जब आप एक्स्ट्रा करने के चक्कर में रहते हैं, पेपर बिगड़ जाता है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इतना कर लिया उतना कर लीजिए, खुश रहिए लगातार। बस यही मेरा लास्ट गाइडेंस रहेगा। हाँ, बस पेपर, टेस्ट, रिवीजन ये करते रहिए। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और बाकी सब लोगों को भी कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना नीचे कमेंट के अंदर। और कोई सवाल अगर आपका रह गया है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपका जवाब मिल जाएंगे। और बाकी कुछ भी चीज़ें हो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। और मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी हिंदी से रिलेटेड वीडियोस बना रखी है, उनको चेक करना मत भूलना। लाल बटन दबा देना। बिल्कुल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।